हेलो एवरीवन। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसमें हम क्या देखने वाले हैं? मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जिसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट देखेंगे, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल होता है। ये सारी चीजें हम देखने वाले। So first we would understand concept of management. What is the concept of management? Management is an influence process to make things happen, to gain command over phenomena, to induce and direct events and people in a particular manner. तो जो मैनेजमेंट होता है एक इन्फ्लुएंस होता है, एक फोर्स पावर, एक प्रोसेस के थ्रू एक पावर होता है ताकि वो बोलते हैं कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए टू मेक थिंग्स हैपन, और वो किसी चीज़ पे अपना कमांड गेन करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि इसको ऐसे करना है, डायरेक्ट करते हैं इवेंट्स को, और किसी पीपल को भी डायरेक्ट करते हैं, इवेंट्स को डायरेक्ट करना है, पीपल को डायरेक्ट करना है, चीज़ें कैसे करवानी है ना, प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन एंड डायरेक्ट पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर। इन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट कहते हैं। बट ये जो मैनेजमेंट का टर्म है, ये एक जगह यूज होता है एज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर। तो बेसिकली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो की ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जो अपने कंपनी के अफेयर्स के इंचार्ज होते हैं, उन्हें भी मैनेजमेंट बोलते हैं। और दूसरा, एज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस कैरीड आउट बाय मैनेजमेंट इफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन इट्स of an organization to attain its objectives। तो ये इंटर रिलेटेड मैनेजमेंट का मतलब इंटर रिलेटेड फंक्शंस, प्रोसेस भी होते हैं जो कि कैरी आउट किए जाते हैं मैनेजमेंट के ही द्वारा। यानी कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो मैनेजमेंट है ना, जो लोग वाले मैनेजमेंट है, वो अगर कोई इंटर रिलेटेड फंक्शंस या प्रोसेसेस को कैरी आउट करवाते हैं तो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, हम क्यों ये सारी लाइक इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस को क्यों कैरी आउट करवा रहे हैं? ताकि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर पाए। तो ये जो इंटर रिलेटेड फंक्शंस, प्रोसेस कैरी आउट होता है उसे भी मैनेजमेंट बोलते हैं, और जो लोग इसे कैरी आउट करवाते हैं उसे भी हम मैनेजमेंट बोलते हैं। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। Now we will see introduction to strategic management. Concept of strategy क्या है? We may define the term strategy as a long range blueprint of an organization's desired image, direction and destination. जो strategy word है ना, इसको हम बोल सकते हैं कि एक long range ब्लूप्रिंट है, यानी कि मैप है, या फिर बोल सकते हैं कि किसी चीज को पूरे होने से पहले का स्केच है। ठीक है, और ये किस चीज का लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है, मैप है? ये ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड इमेज, हम ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कैसा बनना चाहते हैं, वो डिजायर्ड इमेज का स्केच, डायरेक्शन, हम किस डायरेक्शन में काम करेंगे उसका लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, हम किस डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे उसका लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। तो स्ट्रैटेजी को हम लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट बोलते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड इमेज, डिजायर्ड डायरेक्शन, डिजायर्ड डेस्टिनेशन का। ठीक है, यानी कि डिजायर्ड इमेज का मतलब व्हाट इट वांट्स टू बी, वो बनना क्या चाहती है। डिजायर्ड डायरेक्शन यानी कि किस डायरेक्शन में वो अपने एफर्ट्स डालना चाहती है, काम करना चाहती है, व्हाट इट वांट्स टू डू। एंड डेस्टिनेशन मतलब वेयर इट वांट्स टू गो। ठीक है, तो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी का, ये मतलब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। तो हमें दो ऑथर्स ने हमें स्ट्रैटेजी के ऊपर इन्होंने डिफाइन किया है। तो आइगोर एच एंसॉफ क्या बोलते हैं, Igor or Igor, whatever, the common thread among the organization's activities and product markets that define the essential nature of business that the organization has or plans to be in future. तो common thread organization की activities और प्रोडक्ट
मार्केट्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज, प्रोडक्ट, मार्केट्स के बीच में एक कॉमन धागा बोल सकते हैं, कॉमन थ्रेड होता है जो कि डिफाइन करता है एसेंशियल्स क्या क्या है, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना चाहिए फ्यूचर के लिए। तो ये स्ट्रेटजी होती है, मतलब सारी चीज़ों जो होती है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक धागे से जुड़ी होती है। और हमें लाइक ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहती है उस फ्यूचर के लिए, हमें जो जो चीज़ें असेंशियल रहती है हम उन चीज़ों को प्लान करते हैं तो उसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं ईगोर एच एंसफ के हिसाब से। नाउ तो विलियम एफ ग्लूइक क्या कहते हैं, एक यूनिफाइड comprehensive and integrated plan designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved। मतलब एक यूनिफाइड, एक बोल सकते हैं कॉमन एंड जो कि सारी चीजें कवर करता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड जुड़ा हुआ इंटीग्रेटेड प्लान होता है, यानी कि कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान होता है। और ये हमने क्यों डिजाइन किया है, ताकि हम इसमें संतुष्टि अश्योर कर सके कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है ना एंटरप्राइज के, अगर हम ये प्लान फॉलो करेंगे तो वो अचीव हो ही जाएंगे। तो ये था कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। और नीचे एक और चीज दी गई है, strategy is consciously considered and flexibly designed scheme of corporate intent and action to mobilize resources to direct human effort and behavior to handle events and problems, to perceive and utilize opportunities and to meet challenges and threat for corporate survival and success। तो स्ट्रैटेजी कॉन्शियसली इसको कंसिडर किया जाता है, मतलब दिमाग लगाकर इसको हम बनाते हैं और हमें इसे फ्लेक्सिबली डिजाइन करते हैं। कोई रिजिड नहीं है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, मतलब हमें सारी एरियाज को कवर करना है। डिजाइन स्कीम है किस चीज़ का है, ये कॉर्पोरेट का क्या इंटेंशन है उस मतलब कंपनी के प्रति, तो उसको ध्यान में रख के हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कॉर्पोरेट का एक्शन क्या है, मतलब वो कहाँ पे अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना चाहती है, कहाँ पे अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करना चाहती है ना, तो उसको प्लान करते हैं। तो ये भी स्ट्रैटेजी का प्लान लाइक पार्ट है ना। हम किस डायरेक्शन में ह्यूमन एफर्ट्स डालें, उनके बिहेवियर डालें, इन सबको स्ट्रैटेजी डिसीजन के लिए हेल्प करती है। हम कैसे हैंडल करें इवेंट्स को, कैसे हैंडल करें प्रॉब्लम्स को, कैसे हैंडल करें, इन सब के पीछे स्ट्रैटेजी का हाथ होता है। हम अपॉर्चुनिटीज को किस नजरिए से देखें, उस अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे यूटिलाइज करें, क्या वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए सही है या नहीं, और अगर हम उसे यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हम कैसे यूटिलाइज करें, ये भी स्ट्रैटेजी बनाना ही होता है। टू मीट चैलेंजेस एंड थ्रेट्स फॉर कॉर्पोरेट सर्वाइवल एंड सक्सेस, जो कॉर्पोरेट को जिंदा रखने के लिए, कॉर्पोरेट के सक्सेस के लिए कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, कोई थ्रेट हो जाता है, उसको मीट करने के लिए हम कोई सॉल्यूशंस निकालते हैं, ये सब चीजें स्ट्रैटेजी से आती हैं। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इसी में, स्ट्रैटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव, यानी कि एक कंपनी का जो स्ट्रैटेजी होता है इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ proactive actions on part of managers to improve the company's market position and financial performance, reactions to unanticipated developments and fresh market conditions in the dynamic business environment. Proactive strategy is planned strategy, whereas reactive strategy is adaptive reaction to challenging circumstances. तो जो कंपनी का स्ट्रैटेजी होता है ना वो दो चीजों का ब्लेंड होता है, प्रोएक्टिव एक्शंस का और अनएंटिसिपेटेड जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनके रिएक्शंस का। तो पहले क्या कंपनी प्रोएक्टिव एक्शंस लेती है मैनेजर्स मिलजुल के कि हम कंपनी के मार्केट पोजीशन को, फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कैसे करें। तो जो पहले से ही डिसाइड करते हैं, कोई इवेंट होने से पहले हम डिसाइड करने लगते हैं, उसको प्रोएक्टिव एक्शंस बोलते हैं। बट हमने जो डिसीजन लिया था ना वो उस तरीके से नहीं हुआ, कोई अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट आ गए, फ्रेश मार्केट कंडीशन, कुछ मार्केट में ही नया चीज आ गया,
क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट तो डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है। तो अब हमें क्या करना होगा, क्या हम जिद करेंगे कि नहीं हमने जो पहले स्ट्रेटेजी बनाया था हम उसे ही फॉलो करेंगे? नहीं, अब हम अपने दिमाग से एक रिएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि अब देखो, अब ये कांड तो हो गया है, अब इसको सुधारने के लिए हम क्या करें। तो वो रिएक्शन, ये भी एक स्ट्रेटेजी ही होता है। तो पहले से डिसाइड किया तो वो भी स्ट्रेटेजी है, यानी कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। अब हमने अचानक डिसाइड किया तो हमने रिएक्ट किया, तो वो भी रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो क्या इसको हम रिएक्टिव स्ट्रेटेजी को स्ट्रेटेजी नहीं बोलेंगे? नहीं, दोनों स्ट्रेटेजी है। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी भी होती है, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी भी होती है। तो जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी होती है वो उसे प्लान स्ट्रेटेजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे पहले से ही प्लान करके चलते हैं। वेयर एज जो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी होती है ना, वो अडेप्टिव स्ट्रेटेजी होती है। क्यों? क्योंकि जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं, तो जो हम अचानक से रिएक्ट करते हैं, नया स्ट्रेटेजी जल्दी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसको अडेप्टिव स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको रिएक्टिव एंड अडेप्टिव स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी इज अ प्लान्ड स्ट्रेटेजी, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज adaptive reaction to changing circumstances. Company experience, know-how, resources, strength, weakness, and competition capabilities. Proactive strategy elements, new initiative plus ongoing strategy elements continued from prior period, adaptive reactions to changing circumstances. Reactive strategy element, latest version of company strategy and actual strategy. अबैंडन स्ट्रैटेजी एलिमेंट्स, तो कंपनी जो होती है ना, वो एक्सपीरियंस करती है नो हाउ रिसोर्सेज को, अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेस को एंड कंपटीशन कैपेबिलिटीज, ये सब चीज़ों को वो ध्यान में रखती है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के एलिमेंट्स होते हैं, कुछ न्यू इनिशिएटिव्स होते हैं, प्लस ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी है ना, जो कंटिन्यू हो रही है प्रायर पीरियड से, वो भी मतलब इन चीज़ों में इंक्लूडेड होती हैं। अडेप्टिव रिएक्शंस भी तो होते हैं चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स भी इसके अंदर ही होता है जब कंपनी एक्सपीरियंस करती है नो हाउ रिसोर्सेज स्ट्रेंथ वीकनेस एंड कैपेबिलिटीज। तो ये लेटेस्ट वर्जन होता है कंपनी का स्ट्रेटेजी। एक्चुअल स्ट्रेटेजी है, एक्चुअल स्ट्रेटेजी का मतलब हमने पहले से भी चीज़ें डिसाइड की, हमने न्यू इनिशिएटिव लिए, प्लस जो ऑनगोइंग स्ट्रेटेजी चल रही थी वो तो चल ही रही थी, चेंज हुए सर्कमस्टेंसेस हमने चीज़ें अडेप्ट कर लिए, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी ही हमने मतलब आगे फॉलो की। तो और कुछ अबैंडन स्ट्रेटेजी के भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो कंपनी का एक्चुअल स्ट्रेटेजी होता है ना, वो प्लान एंड पार्टली रिएक्टिव होता है। ठीक है, थोड़ा सा प्लान होगा, थोड़ा सा रिएक्टिव होगा। ठीक है, और कुछ कुछ स्ट्रेटेजी तो अबैंडन ही कर दिया जाता है। अब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट देख रहे हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? हमने स्ट्रैटेजी देखा, मैनेजमेंट देखा, अब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट देख रहे हैं। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, crafting a strategy, implementing and evaluating the strategy, and initiating corrective adjustment where deemed appropriate. तो हम जब हम स्ट्रैटेजिक विजन डेवलप करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, हम स्ट्रैटेजी को क्राफ्ट करते हैं। ठीक है, विजन को विजन को डेवलप किया, ऑब्जेक्टिव को सेट किया, स्ट्रैटेजी को क्राफ्ट किया। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएट भी किया, एंड इनिशिएट किया करेक्टिव एडजस्टमेंट वेयर डीम्ड अप्रोप्रिएट। तो ये सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। हमने पहले हमारी स्ट्रैटेजी को डेवलप करा, उसके बाद हमने पहले सोचा, विजन देखा कि हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी, फिर हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए, उस स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, फिर हमने स्ट्रेटजी को क्राफ्ट किया, इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएट किया, और अगर कुछ चेंजेस आ गए तो हमने इनिशिएट किया करेक्टिव एडजस्टमेंट जहाँ पे भी हमें सही लगा। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर टू फोल्ड, मतलब जो फोल्ड
जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हम क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, वो दो है। पहले टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना चाहते हैं। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? समथिंग यूनिक एंड वैल्यूड बाय कस्टमर्स, जो बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, तो हम कुछ ऐसे यूनिक एंड क्रिएट करना चाहते हैं जो कि कस्टमर्स की नज़र में वैल्यूएबल हो। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट हो जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, दैट इज टू रिएक्ट इन अ राइट मैनर। यानी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक दूसरा ऑब्जेक्टिव भी होता है कि अगर हमें चेंजेस आ गए इन्वायरमेंट में, तो हमें कंपनी को सक्सेसफुली गाइड करते चलना है हर सिचुएशन में, है ना, ताकि हम रिएक्ट कर पाए अच्छे सही मैनर में, रिएक्ट कर पाए राइट मैनर में। ऐसा नहीं कि हमने कोई गलत रिएक्शन दे दिया, गलत डिसीजन जल्दबाजी में पैनिक होकर ले लिया। इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है कि हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टेन कॉम्पिटेंसीज, कोर कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि आप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करो, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को क्रिएट करो, है ना। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर। अगर हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिवली सोचे रिएक्टिव डिसीजंस लेने की जगह, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर शेप हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज। जो जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं ना इंटरप्राइज में, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए फ्रेमवर्क के ही हिसाब से मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। प्रिपेयर्स ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर हम करके चलते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर होती है कि हम फ्यूचर को फेस कर पाए विदाउट डरे। ओके, strategic management serve as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls। अगर हमने कोई मिस्टेक्स कर दिए, है ना, पिटफॉल्स कर लिया, हमने गलत जगह पैसे लगा दिए, है ना, कॉस्टली मिस्टेक्स कर दिए, तो इन सब के सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम स्ट्रैटेजिक बना के चलेंगे तो हम ये सारी चीज़ें को अवॉइड कर पाएंगे, मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स को एक लिमिट तक, है ना। और हमने अगर मिस्टेक्स हो भी गई तो उसको सुधारने के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये क्या है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि प्रोटेक्ट करता है शील्ड की तरह, है ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्हांस करता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्हांस करता है लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस, कि हमारी बिजनेस लॉन्ग रन में कितने टाइम तक चलेगी, ये भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तय करती है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो पहला था वो तो डिफाइन द मिशन एंड गोल्स। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिशंस एंड गोल्स को डिफाइन करती है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या क्या है? डिफाइंस द गोल्स एंड मिशंस, हेल्प organization to develop certain core competencies and competitive advantage, help organization to be proactive instead of reactive in shaping its future, provide framework for all major decisions of an enterprise, prepares the organization to face future, हम future face कर पाएंगे, serves as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls। हमने कोई mistakes and pitfalls कर दिए तो उसके अगेंस्ट मतलब कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म बन जाएगा। इनहैंस करता है लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कोई लिमिटेशंस भी है। पहला है कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट इन्वायरमेंट। जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना वो हाईली कॉम्प्लेक्स है एंड चेंज होता रहता है, टर्बुलेंट है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप अप इन फ्यूचर। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम और कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट को समझ पाए, है ना, बारीकी से, और ऊपर से हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाए कि ये जो सिचुएशन है ये फ्यूचर में ऐसी हो जाएगी, हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तो ये कॉम्प्लेक्स भी होता है एंड क्योंकि इन्वायरमेंट भी हमारा चेंज हो रहा है, टर्बुलेंट है ना, हम हर चीज़ तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है स्ट्रैटेजी बनाना।
क्योंकि अब स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट है कॉस्टली प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, इट एड्स लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। जो स्ट्रैटेजिक बनाने के लिए एक्सपर्ट्स लगते हैं उनको भी खर्चा लगता है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो ये बहुत लॉट ऑफ एक्सपेंसेस हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये डिफिकल्ट है एस्टिमेट करना कॉम्पिटिटर के रिस्पॉन्स को, कि कॉम्पिटिशन इज अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हम क्लियरली एस्टिमेट कर पाए कि कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स क्या आएगा टू ए फर्म्स स्ट्रैटेजी। हमने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, सामने वाले ने क्या कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स दिया, ये एस्टिमेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सारी लिमिटेशंस है, बुराइयां हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। ये कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट इन्वायरमेंट होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स। स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है? इंटेंट यानी कि इंटेंशन बोल सकते हैं, उसको इंटेंट बोलते हैं। मतलब स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं किस इरादे से? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज, है ना। हमें कंपनी के विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज सेट करने, इसलिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजिक इंटेंट refers to purpose of what the organization strives for. Senior management must define what they want to do, why they want to do, है ना। तो ये एक ऐसा पर्पस जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सीनियर मैनेजर से पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सीनियर मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं व्हाट दे वांट टू डू, व्हाई दे वांट टू डू, है ना, क्या करना चाहते हैं आप, क्यों करना चाहते हो। तो ये स्ट्रेटेजिक इरादा है, बेसिकली इंटेंट। ओके, why they want to do represents strategic intent of the firm. Clarity in strategic intent is extremely important for purpose, for the future success and growth of the enterprise, irrespective of its nature and size. तो क्या क्यों करना चाहते हो, क्यों कोई चीज, ये भी मतलब रिप्रेजेंट करती है कि फॉर्म की स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है। क्लैरिटी तब आती है स्ट्रैटेजिक, लाइक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी। स्ट्रैटेजिक इंटेंट में क्लैरिटी होनी चाहिए, जरूरी है, ताकि हम हमारे फ्यूचर सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें फर्क नहीं पड़ता हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, साइज कैसा है, क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब स्ट्रैटेजिक इंटेंट में तभी हम सक्सेस एंड ग्रोथ हो पाएगा एंटरप्राइज का, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट implies the purpose which an organization endeavors to achieve. It is a statement, मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक लाइक इंटेंट का मतलब होता है आप पर्पस, क्या पर्पस ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करना चाहती है, अचीव करना चाहती है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ पर्पस perspective of the means which will lead the organization reach its vision in the long run। तो मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कि हम लाइक हम क्या चीजें यूज करेंगे टू ऑर्गेनाइजेशन लीड कर पाए, अपने विजन्स को लॉन्ग रन में अचीव कर ले, तो हम कौन से रिसोर्सेस यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो दैट वाज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नाउ सॉरी स्ट्रैटेजिक इंटेंट। नाउ वी वुड टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट है कि वैल्यूज एंड वैल्यू सिस्टम, है ना। स्ट्रैटेजिक इंटेंट बनता है, पहले हमारा इरादा सेट होता है, उसके बाद हम विजन क्रिएट करते हैं, उसके बाद मिशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम गोल्स को एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ऐसे हम नीचे से ऊपर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। विजन की बात करें तो विजन इम्प्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। कंपनी फ्यूचर में किस पोजीशन पे जाना चाहती है उसका ब्लूप्रिंट इज विजन। इट डिपिक्ट्स द organization aspirations and provides a glimpse of what the organization would like to become in the future। तो ये एक organization के aspirations, है ना, क्या मतलब क्या सपना है ऑर्गेनाइजेशन का वो बताती है, एक झलक दिखलाती है, ग्लिम्स, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहती है फ्यूचर में, उसकी थोड़ी सी झलक।
ओके, स्ट्रेटेजिक विजन एसेंशियल क्या होते हैं? Challenge in developing a strategic vision that is creative and future directed. स्ट्रैटेजिक विजन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो स्ट्रैटेजिक विजन जो कि क्रिएटिव एंड फ्यूचर डायरेक्टेड है उसको डेवलप करने के लिए चैलेंज करता है, ठीक है। फॉर्मिंग एंड स्ट्रैटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। स्ट्रैटेजिक विजन एसेंशियल इसलिए है क्योंकि हम लाइक एक स्ट्रैटेजिक विजन फॉर्म करने का जो ये प्रैक्टिस होती है ये इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप में होनी चाहिए। अ वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रैटेजिक विजन क्रिएट्स enthusiasm in organization। अगर अच्छे से स्ट्रैटेजिक विजन आर्टिकुलेटेड है तो ये ऑर्गेनाइजेशन में भी एक enthusiasm क्रिएट करता है। विजन स्टेटमेंट बताता है कि जो डायरेक्शन है कहाँ ऑर्गेनाइजेशन जा रही है, तो इसलिए स्ट्रैटेजिक विजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैलेंज करता है कि आप डेवलप करो स्ट्रैटेजिक विजन जो कि क्रिएटिव एंड फ्यूचर डायरेक्टेड है। आप फॉर्म करो स्ट्रैटेजिक विजन जो कि जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप का इंटेलिजेंट लगे दिमाग लगे जो एंटरप्रेन्योर्स है। एंड एक वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रैटेजिक विजन जो होता है वो इंथुजियाज्म क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। विजन स्टेटमेंट बताता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन जा रही है। मिशन की बात करते हैं। मिशन बताता है कि फॉर्म का बिजनेस क्या है, इसके गोल्स एंड हम उसे कैसे रीच कर सकते हैं। एक मिशन स्टेटमेंट हेल्प करता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि व्हाट बिजनेस फर्म ने कौन सा बिजनेस कर पा रहा है। ये डिफाइन करता है प्रेजेंट में हमारी क्या कैपेबिलिटीज है, एक्टिविटीज हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर फोकस क्या क्या है, रोल हमारा क्या है सोसाइटी में। ये मिशन स्टेटमेंट बताता है प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एक्टिविटीज, कस्टमर फोकस, रोल इन सोसाइटी। जब भी हम मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें इन पॉइंट्स को कंसिडर करना होता है। हमें एस्टैब्लिश करना होगा स्पेशल आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस, one that typically distinct it from other similar position components। तो हम एक स्पेशल आइडेंटिटी हम स्टैब्लिश करेंगे हमारे बिजनेस के लिए जो कि अदर कंपनीज जो सिमिलरली पोजीशनड कंपनी है उससे डिफरेंट होना चाहिए। हमारी कंपनी की आइडेंटिटी उसको एस्टैब्लिश करना चाहिए। ऐसा मिशन डेवलप करो जो कि साफ साफ बताए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिटी स्पेशल है बाकी बिजनेसेस से। मिशन स्टेटमेंट में एक और चीज है कि नीड्स which business tries to satisfy, customer groups it wishes to target, and the technologies and competencies it uses and activity it performs। हमें स्ट्रैटेजिक स्टेटमेंट मतलब मिशन स्टेटमेंट में हमें लिखना होगा कि हमारा बिजनेस किन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, किस कस्टमर ग्रुप को वो टारगेट करना चाहता है। मतलब अपर क्लास है, लोअर क्लास है, या सिर्फ लाइक बेबीज, ओल्ड एज पीपल, मैन के लिए हमारा प्रोडक्ट है, वुमेन के लिए। तो हम किस कस्टमर ग्रुप को टारगेट करना चाहता है, किस नीड को वो सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसीज ये यूज कर रहा है, यानी कि कैपेबिलिटीज कौन सी यूज कर रहा है, एंड कौन सी एक्टिविटी ये परफॉर्म कर रहा है। ये सारी चीजें मिशन स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए। एक गुड मिशन स्टेटमेंट यूनिक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डेवलप किया उसके लिए वो यूनिक होनी चाहिए। द मिशन स्टेटमेंट शुड नॉट बी टू मेक प्रॉफिट। हम ये नहीं लिख सकते हमने हमारी कंपनी बनाई है क्योंकि हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, नहीं। मतलब उसमें मिशन स्टेटमेंट में ऐसा नहीं लिखना है कि वो तुम्हें हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। surpluses may be required for survival and growth but cannot be mission of the company। जो प्रॉफिट होता है वो ऑब्वियसली जरूरी होते हैं कंपनी के सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए, बट ये कंपनी का मिशन नहीं होना चाहिए। कंपनी का मिशन बहुत स्पेशल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, है ना। उसको उसमें बताना चाहिए कि हम किस कस्टमर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, है ना, हम क्या नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम क्या
प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजीज कॉम्पिटेंसीज क्या यूज कर रहे हैं और कौन सी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए मिशन स्टेटमेंट में, है ना कि ये कि हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है। नाउ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स क्या होते हैं? गोल्स आर ब्रॉड स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स व्हाट अ कंपनी एम्स टू अचीव इन द लॉन्ग टर्म, ओके। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 लाइन का होगा, ये बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट होता है, उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है कि कंपनी क्या अचीव करना चाहती है लॉन्ग टर्म में, ओके। ये टिपिकली हाई लेवल ओवर आर्किंग स्टेटमेंट्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं कंपनी के विजन्स एंड वैल्यूज से, मतलब ये हाई लेवल टिपिकली हाई लेवल के स्टेटमेंट होते हैं जिसमें रिफ्लेक्ट किया जाता है कंपनी के विजन्स क्या क्या है, वैल्यूज क्या क्या है, और ये ब्रॉड स्टेटमेंट होता है, 2-4 लाइन का नहीं होता है। गोल्स आर often qualitative and may be open-ended, allowing the company to continually strive towards achieving them. तो जो हमारे गोल्स होते हैं ना वो क्वालिटेटिव होने चाहिए, है ना, ऐसे क्वांटिटी में नहीं होने चाहिए कि इतने हम यूनिट्स बेच देंगे या फिर ये सारी चीज नहीं, हमें क्वालिटेटिव गोल्स होना चाहिए कि हाँ हम सोसाइटी में हेल्थ को प्रमोट करेंगे, ऐसा कुछ, है ना, जो कि अच्छा लगे सुनने में, एंड कंपनी को, और ओपन एंडेड होना चाहिए, ये नहीं कि रिजिड है कि हम ये करेंगे मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हम कुछ ऐसा बोल दिया जो कि स्पेसिफिक हो गया। अब देखो हेल्थ को अचीव करना इस कैसे भी कर सकते हैं, राइट, तो ये ओपन एंडेड है, ऐसा हमने नहीं लिखा कि हम मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, ऐसा हमने नहीं लिखा, नहीं तो सिर्फ मेडिसिन प्रोवाइड करना होगा, हेल्थ बोल दिया तो सारी चीजें ओपन एंडेड, सारी चीजें कवर होनी चाहिए, है ना, ताकि आप कंपनी भी आराम से उसे अचीव करने में जुट जाए, ऐसा नहीं कि कुछ रिजिड है, ठीक है। तो ये हमारे गोल्स है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो स्पेसिफिक मेजरेबल्स एंड टाइम बाउंड स्टेटमेंट होते हैं, मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, स्पेसिफिक होना चाहिए कि हाँ हमें इतनी सेल्स अचीव करनी है, मेजर किया जा सकता है, हमें इतने यूनिट्स बेचने हैं 3 महीने के अंदर अंदर, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि बताते हैं कि कंपनी क्या अचीव करना चाहती है एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म पीरियड में। दे आर कॉन्क्रीट, ये बहुत ही कठोर रिजिड होते हैं, ऐसा नहीं कि ओपन एंडेड है, जो बोला है वही करना है। डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है जो कि उसमें डायरेक्शन भी बता देते हैं क्या क्या करना है, एंड फोकस ऑन व्हाट कंपनी नीड्स टू डू अचीव इट्स गोल्स, उसमें क्लियरली फोकस होता है कि हमें ये करना है और हमें यही करना है, ओके। व्हाट द कंपनी नीड्स टू अचीव इट्स गोल, कंपनी को गोल्स अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी वो ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की हेल्प से ही हम गोल्स को अचीव करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफन क्वांटिटेटिव में होते हैं कि हमें इतने यूनिट्स बेचने हैं, एंड for example and include specific metrics that can be used to track progress and success। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स में हम स्पेसिफिक मेट्रिक्स का यूज करते हैं जिससे हम ट्रैक कर पाए प्रोग्रेस को एंड सक्सेस को। बट अगर हम प्रैक्टिस में बात करें रियल लाइफ में तो कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है, बोथ टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, right? Now, objectives to be meaningful to serve the intended role must possess the द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमने ऑब्जेक्टिव देखा ना, तो ऑब्जेक्टिव मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना, जो इंटेंडेड रोल है उसको सर्व करने के लिए उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। वो डिफाइन करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप क्या है इन्वायरमेंट के साथ, वो कैसे फैसिलिटेट करती है मिशन एंड पर्पस को अचीव करने में। वो एक लाइक ऑब्जेक्टिव एक बेसिस प्रोवाइड करना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। हमारा मिशन जो है मतलब ऑब्जेक्टिव वो कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, वो एक टाइम फ्रेम से रिलेटेड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल होना चाहिए जिसे हम मेजर एंड कंट्रोल कर पाए। चैलेंजिंग होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया आपने तो कोई चैलेंज ही नहीं लगा। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करने चाहिए, ये नहीं कि आपने पहला ऑब्जेक्टिव बोला कि ऐसा कर लो बट जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो कि उसके
पूरा ही विपरीत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सेट किए जाने चाहिए एक कांस्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर हमें ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना चाहिए। ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स to achieve long-term objectives of long-term prosperity, strategic planners commonly establish long-term objectives in 7 areas। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी को अचीव करना है तो स्ट्रैटेजिक प्लानर्स स्टैब्लिश करते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को 7 एरिया में। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी में हम प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हैं। प्रोडक्टिविटी में हमें कितना प्रोड्यूस करना है, हमें किस कॉम्पिटिटिव पोजीशन में पहुंचना है, हमें 10 कॉम्पिटिटर्स है उसमें हम तो कम से कम टॉप 3 में तो आ जाए। हमें एम्प्लॉयज का कैसे डेवलपमेंट करना है, एम्प्लॉयज से हमारे रिलेशन कैसे बनाने हैं, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना है। हमें टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप होना चाहिए, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है किसी और के पास नहीं होनी चाहिए। हमारी पब्लिक के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारी पब्लिक हमसे खुश होनी चाहिए ताकि वो हमारी कंपनी को सपोर्ट करे। ठीक है। वैल्यू एंड वैल्यू सिस्टम क्या होता है? वाइल स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो होता है, पर्पस होता है दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव, जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है पर्पस, उसको स्ट्रेटेजिक इंटेंट बोलते हैं। बट जो वैल्यूज होते हैं, वैल्यूज form the omnipresent foundation of each and every decision that management takes। जो हमारी वैल्यूज होती है ना, वो फाउंडेशन बन जाती है हर ईच एंड एवरी डिसीजन का जो मैनेजमेंट लेती है। एक ऑर्गेनाइजेशन विदाउट वैल्यू इज लाइक ऑर्गेनाइजेशन विथ नो रियल इंटेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन की कोई वैल्यू ही नहीं होगी तो तो ऐसा लगेगा कि उसका कोई रियल इंटेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की वैल्यूज है कि नॉनवेज, हम हमारे रेस्टोरेंट्स हो चाहे हमारे किसी भी शॉप में नॉनवेज नहीं होना चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज भी नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो इन्होंने एक वैल्यू कर दिया। अब इसके हिसाब से वो बताएंगे, मतलब उसके हिसाब से वो इंटेंट सेट करेंगे कि हमें सिर्फ वेज फूड सर्व करना है हमारे रेस्टोरेंट्स में। तो अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो तो ऐसा लगता है कि आपका कोई रियल इंटेंट है ही नहीं, बस आपने नाम के लिए इंटेंट बना कर रखा है। ठीक है। Values are deep-rooted principle which guide an organization decisions and actions। तो जो सारे decisions होते हैं organization के, उसका base बनता है, foundation बनता है values। वो deep-rooted principles होते हैं, वो जड़ होती हैं business की, जो कि guide करती है organization को decisions में and actions में। Collins and Paris succinctly define core values as being inherent and sacrosanct। तो जो कॉलिन्स एंड पेरेस है वो बताते हैं कि कोर वैल्यूज जो होती है ना, वो इनहेरेंट होते हैं और वो हमारे सैक्रोसेंट यानी कि हमारे ऐसे बोल सकते हैं ट्रेडिशन से आती है और वो हमारे अंदर ही होती है। इनको हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कन्वीनियंस के लिए या शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लिए, है ना। अगर हमें कंफर्टेबल मतलब कन्वीनियंस हो गया कुछ चीज़, हम इतना फोर्स में नहीं, हम थोड़ा कंफर्टेबली बिजनेस करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लिए भी हम हमारी वैल्यूज को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वैल्यूज हमेशा रिफ्लेक्ट करती है कंपनी के often reflect the values of the company's founder। जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं उनके क्या वैल्यूज है ना, उनके क्या कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनको वैल्यूज रिफ्लेक्ट करती है। Hewlett Packard celebrate HP way is an example। तो ये HP वे को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये इनकी वैल्यू है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दे आर द सोर्स ऑफ कंपनीज डिस्टिंक्टिवनेस एंड मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट। मतलब कंपनी हमारी वैल्यूज की वजह से ही डिफरेंट है, इसको हमें मेंटेन करना है और एट ऑल कॉस्ट, कितना भी पैसा लग जाए हमें हमारी वैल्यूज को नहीं छोड़ सकते। ए फ्यू कॉमन एग्जांपल्स हो गया, वैल्यूज आर इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी। जैसे कि ये सारे एग्जांपल्स है टाटा ग्रुप के, है ना। तो ये सारी चीजें हम नहीं छोड़ सकते, टाटा ग्रुप ये सारी चीजें नहीं छोड़ सकता, ये इनकी जड़ें हैं, ये इनके खून है इनकी बॉडी का, राइट। तो इनको हम नहीं छोड़ सकते। ये वैल्यूज
इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन, डाइवर्सिटी, ये सारी वैल्यूज होती हैं और इनको हम चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। शॉर्ट टर्म में भी नहीं, कोई छोटे मोटे गेन के लिए भी नहीं, हम इसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। ठीक है, तो हेड ऑफिस होता है, तो हेड ऑफिस इज कॉर्पोरेट लेवल, जिसमें सीईओ होते हैं, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कॉर्पोरेट स्टाफ होते हैं। तो ये हेड ऑफिस में ये सारे कॉर्पोरेट लेवल पे आ गए। बिजनेस लेवल में डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, डिविजनल मैनेजर्स एंड स्टाफ्स होते हैं, तो वो बिजनेस लेवल्स में आते हैं। फिर उसके डिवीजन के नीचे फंक्शंस होते हैं, बिजनेस फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा, तो 3 लेवल्स होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल जो कि सीईओ वगैरह होते हैं, बिजनेस लेवल जो कि डिविजनल मैनेजर्स होते हैं, फंक्शनल लेवल यानी कि मार्केटिंग फाइनेंस वाले लोग। अब हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स देखने वाले हैं। द मैनेजर, जनरल मैनेजर्स ऑफ दीज डिविजन्स then become responsible for their particular product line। तो हमारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, हमारे अलग अलग बिजनेस को अलग अलग जगह हमने बांट दिया होता है और इनके एक एक जनरल मैनेजर्स होते हैं। तो ये जनरल मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन की, कि ये वाला प्रोडक्ट की हम जिम्मेदारी लेते हैं, इसको कैसे भी चलाना है मार्केट में। ठीक है, the overriding concern of divisional managers is healthy growth of their division। तो हम जो जनरल मैनेजर्स, जो डिविजनल मैनेजर्स, वही जो डिविजनल जनरल मैनेजर्स होते हैं, उनका मेन कंसर्न होता है कि हम हमारे डिविजन का हेल्दी ग्रोथ कैसे करवाएं, है ना, हमारा डिविजन कैसे आगे बढ़े। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग हाउ टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड अचीव हायर प्रॉफिटेबिलिटी with the resources and capital they have at their disposal। मतलब उनके पास जो resources है, कैपिटल है, ठीक है, उसको यूज करके वो रिस्पॉन्सिबल है डिविजनल मैनेजर्स की, वो अचीव कर पाए हायर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जो है उस जो चीजें रिसोर्सेज है उन सबको ही जितना है उतने में ही यूज करके हमें हायर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के जनरल मैनेजर्स। Okay, so next two pages are there. Headquarters of the company, headquarters corporate strategy। एस तो जो हेडक्वार्टर्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी होती है वो बताते हैं कि हमें compete कहाँ करना है। हमें compete कहाँ करना है। SBU1 जो बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बताते हैं कि हमें कैसे compete करना है। ठीक है, हेडक्वार्टर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी होती है कि कहाँ compete करना है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की स्ट्रेटेजी होती है कि कैसे compete करना है। बिजनेस फंक्शन की स्ट्रेटेजी होती है कि हम कैसे इंप्लीमेंट करें बिजनेस स्ट्रेटेजी को। ठीक है, तो हेडक्वार्टर्स कहाँ compete करें, बिजनेस यूनिट्स कैसे compete करें, फंक्शनल यूनिट्स बोलते हैं कि हम चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करें। नेटवर्क रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स। ठीक है, 3 नेटवर्क, मतलब 3 तरीके के नेटवर्क रिलेशनशिप होते हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, मैट्रिक्स रिलेशनशिप। फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप बोलता है इट इज एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप वेयर ईच फंक्शन of a division is run independently headed by the function division head। यानी कि एक इंडिपेंडेंट रिलेशन होता है जहाँ पे हर एक फंक्शन, हर एक डिवीजन को इंडिपेंडेंटली चलाया जाता है, मैनेज किया जाता है। ठीक है, वो इज अ बिजनेस लेवल मैनेजर, जो बिजनेस लेवल मैनेजर है वो, ठीक है, वो इंडिविजुअली काम करते हैं। रिपोर्टिंग डिफरेंटली टू द बिजनेस हेड हु इज कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। तो बिजनेस जो अलग अलग इंडिपेंडेंट होते हैं फंक्शनल और डिविजनल यूनिट्स, वो इंडिपेंडेंटली जो हेड होता है बिजनेस हेड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स को अपना अपना रिपोर्ट करते हैं। जो फंक्शंस होते हैं फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, while divisions may depend on products, like for a toy manufacturer, kids toys, teenage toys, could be divisions।
तो फंक्शंस क्या होते हैं? फाइनेंस का बंदा, ह्यूमन रिसोर्स का बंदा, मार्केटिंग का बंदा, डिविजन यानी कि हम टॉयज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग टॉयज, जैसे कि गर्ल्स के लिए डॉल्स एंड, मतलब जो कि स्टीरियोटिपिकल हो गया, बट हाँ, तो वो डिविजन्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं और फंक्शंस में अलग अलग फंक्शंस को मैनेज करते हैं। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप की बात करें तो सारे पोजीशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू स्टाफ लेवल एम्प्लॉयज आर इन द सेम हायरार्कियल पोजीशन। अगर वो सेम हायरार्कियल पोजीशन में होते हैं टॉप मैनेजमेंट से स्ट्रेटेजिक लेवल तक, तो उसे हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बोलते हैं। ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एवरीवन को सेम लेवल पे कंसिडर किया जाता है। इससे क्या ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी आती है वर्क कल्चर में। फोकस किस चीज पे होता है? आइडिया शेयरिंग, इनोवेशन पे ज्यादा फोकस होता है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन लेवल्स इज सूटेबल होता है स्टार्टअप्स के लिए, जहाँ पे उन्हें आइडियाज को शेयर करने की ज़रूरत है एंड स्पीड बहुत डिजायरेबल है, इसलिए हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप ज़्यादातर स्टार्टअप्स में फॉलो किया जाता है। मैट्रिक्स रिलेशनशिप की बात करें तो ये एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता है लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। टीम्स फॉर्म किए जाते हैं विद पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स दैट आर बिल्ड फॉर टेम्पररी टास्क एंड टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए टीम्स बनाया जाता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में। There are more than one business level managers for each functional level teams। तो हर एक functional level teams के लिए more than एक मतलब मोर देन वन मैनेजर्स होते हैं। तो मतलब अलग अलग टीम से अलग अलग मैनेजर्स हैं, है ना? मतलब एक टीम को मैनेज करने के लिए मैनेजर है, एक टास्क को मैनेज कर, एक फंक्शन को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स है। तो मतलब टीम है जिसको 2 लोग मैनेज कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग मैनेज कर रहे हैं, तो ये टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट होता है। अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट होता है तो हम टीम बनाते हैं, मैनेजर सेट करते हैं, इस हिसाब से चीजें होती हैं। ठीक है, तो in the organizational structure, Jayant oversee the growth of, ये क्वेश्चन आंसर है, देख लेते हैं एक बार। इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जयंत ओवरसी द ग्रोथ ऑफ द कंज्यूमर गुड सेगमेंट। कंज्यूमर गुड सेगमेंट का ग्रोथ कौन देखता है? जयंत। जबकि कृतिका जो है वो B2B सेल्स की इंचार्ज है। प्रिया रिस्पॉन्सिबल है लीगल फंक्शंस कंज्यूमर केयर के लिए, और उसने नोटिफाई किया जयंत को अबाउट न्यूली इम्प्लीमेंटेड लॉज जो प्रोहिबिट कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स कंपनी को स्पॉन्सरिंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज। आप कंज्यूमर बेस्ड कंपनी हो तो आप गवर्नमेंट एक्टिविटीज को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, ऐसा एक नया लॉ आया है। तो कौन? प्रिया बताती है जयंत को। जयंत प्रॉम्प्टली तुरंत कांटेक्ट करता है अभय को, जो कि फाइनेंस हेड है कंज्यूमर केयर का, कि वो बोलते हैं कि जो हमारे बजट के रिसोर्सेज जो हमने अलोकेट किए थे ना, तो आप मार्केटिंग से ट्रैवल में शिफ्ट कर दो। ठीक है, considering this scenario, what can be inferred about the relationship between functions and divisions within the organization? तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? ठीक है, तो strategic business unit, the SBU has a head, Jayant. Each SBU has its own functions. ठीक है, प्रिया and अभय operate independently. ठीक है, तो reasoning, in an SBU structure, each unit operates as a semi-autonomous entity and its own function areas and heads, allowing for more independent decision makings and strategic control. In this case, जो जयंत oversee कर रहा है consumer goods को segment and with Priya and अभय हेड कर रहा है लीगल एंड फाइनेंस फंक्शन को रिस्पेक्टिवली, इंडिकेट कर रहा है कि लेवल ऑफ ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, दैट इज कैरेक्टर ऑफ एन एसबीयू विद इन द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की यहाँ पे है फंक्शनल एंड रिलेशनल रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप है इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इन दिस परस्यूट टू एक्सपैंड द फैमिली बिजनेस टू दुबई, धर्मवीर दुबई में अपना फैमिली बिजनेस एक्सपेंड करता है। तो दुबई एंड जो धर्मवीर है वो सक्सेसर है renowned architect late Sri Lala Pala Singh faced a dilemma despite receiving
positive feedback from various potential investors. A common trend emerged where the emphasis was primarily on the Swiss construction, neglecting the importance of structural longevity. Dharam finds himself as a crossroads. What strategic approach could, पर उनके पहले कुछ और स्ट्रैटेजी थे वो चेंज नहीं कर रहे थे, तो धर्मवीर वो सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए. व्हाट स्ट्रेटेजिक अप्रोच कुड असिस्ट हिम इन फॉर्मुलेटिंग अ रोबस्ट एंड कोहेरेंट बिजनेस रोड मैप दैट अलाइन विद हिज बिजनेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उसे क्या चीजें करनी चाहिए. तो वैल्यू सिस्टम है ना. तो इन दिस सिनेरियो मोस्ट appropriate strategic approach to help the Dharmveer formulate a robust and coherent business roadmap aligned with his vision for sustainable growth would be focus and value system. तो अब देखो ये जो श्री लाला रामपाल सिंह थे वो तो चले गए, ठीक है, तो उनकी वैल्यूज भी चली गई. तो अब ये जो धर्मवीर है वो नई वैल्यूज क्रिएट करना चाहते हैं. तो इन दिस सिनेरियो तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच होगा कि वो एक अच्छी वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो ये था चैप्टर नंबर 1 का रिविजन.